जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। आज तारीख है 6 फरवरी और दिन है मंगलवार। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंपोर्टेंट करंट अफेयर जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनता है। तो आशा करते हैं आप लोग सभी ठीक ठाक ही होंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये भीड़ है लद्दाख का, इस भीड़ को थोड़ा सा देख लीजिए। वहां पे छठी अनुसूची की बात हो रहा है, नए राज्य का मांग हो रहा है, ये सारा चीज को बिल्कुल देखेंगे। तो पहले आज क्या क्या पढ़ेंगे इसको देख लेते हैं। क्या है ना कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंदर निम्न में से कौन सा राज्य नहीं है। ठीक है, ये अनुसूची और लद्दाख वहां पे बहुत ज्यादा आपका चर्चा में आया है। क्यों? -8 डिग्री चल रहा है, जानते हैं ठंडा का मौसम है और वहां पे बहुत ज्यादा लोग सड़क में पूरा लद्दाख उठ के आ गया। ठीक है, तो देखेंगे वहां पे बिल्कुल। 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? ठीक है, तो अपने भारतीय हैं। सबसे पहले रविशंकर जी थे, भारतीय 1968 में आपका ये ग्रैमी अवार्ड जीता था। और ये जो है ना संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा अवार्ड है। और इस बार जो है अपना भारतीय है और वो लोग जीते हैं, तो हम लोग के लिए इंपोर्टेंट है, उसको हम लोग देखेंगे अभी। हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय तक बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये जो है रोसकॉस्मोस के जो है अंतरिक्ष यात्री हैं, उसके द्वारा ये आप सारा रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए बहुत आगे निकल गए हैं। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के संदर्भ में सही कथनों का विचार कीजिए। तो उसको देखेंगे क्योंकि अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट इस बार पारित किया गया है, आप समझ जाइए। ठीक है, और आज से कुछ दिन पहले आपको बताए थे कि जीडीपी के मामले में, ठीक है, सबसे अधिक जो है सबसे बड़ा स्टेट मतलब सेकंड लार्जेस्ट महाराष्ट्र के बाद यूपी आ गया। तो यूपी को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है इस तरह की चीजों को, नया रिकॉर्ड होता है कोई भी चीज। तो क्या है घर यानी गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल को किसने विकसित किया है? ये वो पोर्टल आपका जो है संसद भवन में स्मृति ईरानी हम लोग के जो बाल विकास मंत्री हैं वो जाके इस पोर्टल के बारे में बोली है। जब संसद में बोली है तो इंपोर्टेंट है। उसके बाद क्या है, ब्रिगेडियर मार्क फिलिप किस देश के राष्ट्रपति हैं जो भारत आए हैं? और फिजी के उप प्रधानमंत्री भी हमारे यहाँ पे आए हुए हैं। तो इन लोग को हम लोग देख लेंगे क्योंकि कोई भी जो है विदेशी यात्री हमारे यहाँ पे आता है तो हम लोग के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है ना। कोई भी इस कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट होता है तो वो इंपोर्टेंट है। चलिए ये सारा चीज समझ गए कि क्या क्या देखेंगे हम लोग। अब देखिए पहले हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। तो धैर्य बनाइए और आराम से विस्तार पूर्वक चीजों को समझते चलेंगे। ठीक है, चलिए क्या है ना, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंदर निम्न में से कौन सा राज्य नहीं आता है? ठीक है, तो भारतीय संविधान की बात हो रहा है, छठी अनुसूची की बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा राज्य निम्न में नहीं आता है? ठीक है, तो ये आपका बताएंगे। अभी फिलहाल आंसर कर देते हैं, जिसको सिर्फ आंसर चाहिए तो ले लीजिए। असम आता है, ठीक है, उसके बाद आपका मेघालय आता है, मिजोरम आता है, त्रिपुरा आता है, मणिपुर नहीं आता है। ठीक है, तो छठी अनुसूची के तहत जो है क्या है आपका मणिपुर नहीं आता। एक बरदोली समिति आया था, ठीक है, बरदोली समिति की अनुशंसा पे ही जो है आपका मेघालय मिजोरम में इस तरह के वो वाले स्टेट में ये आपका छठी अनुसूची में उसको शामिल किया गया था। छठी अनुसूची क्या होता है? ठीक है, ये आर्टिकल 244 क्या है, स्वायत्त विकास परिषद क्या है, इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी अब हम बात करने वाले हैं, समझ गए ना। तो चलिए पहले हम चलते हैं कहाँ पे, लद्दाख में लेके चलते हैं आपको। लद्दाख में ले जाने का कारण क्या है? लद्दाख में ले जाने का कारण ये है कि बात यहाँ लद्दाख के का है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये बात जानिए कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर पहले एक हुआ करता था। कब तक भाई? तो ये डेट थोड़ा सा जान लीजिएगा क्योंकि अभी एमपीपीसीएस का कोई एग्जाम हुआ था, वहां पे पूछा हुआ था आपका। ठीक है, आपका स्टेटमेंट बना के पूछ देता तो सिर्फ स्मॉल डेट को याद रखिएगा। लद्दाख और जम्मू कश्मीर पहले एक स्टेट हुआ करता था। ठीक है, और इस स्टेट को मतलब स्टेट का दर्जा खत्म कर दिया कब? तो सबसे पहले ये जानिएगा 5 अगस्त की बात है। कब कहिएगा? 5 अगस्त 2019। 5 अगस्त 2019 में जो आपका जम्मू कश्मीर को एक विशेष जो राज्य का दर्जा दिया जाता था। ठीक है, इसके बारे में हम एक वीडियो में भी बता चुके हैं, अगर जो नहीं जानते हैं उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो 2019 में एक विशेष राज्य का जो दर्जा दिया जाता था, जिस अनुच्छेद के तहत वो था 370 को हटा दिया गया। ठीक है, और साथ में 35 से, ठीक है, ये हटा दिया गया कितना? 5 अगस्त 2019 को। फिर क्या कर दिया? 31 अक्टूबर 2019 को क्या कर दिया? एक नया राज्य बना दिया, मतलब क्या, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, एक लद्दाख हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर होगा। मगर ये जो केंद्र शासित प्रदेश होगा यहाँ पे विधानसभा होगा, और ये जो केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पे विधानसभा नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पे क्या है? एक लोकसभा सीट है। जितना भी बात बोलते हैं सब चीज सब सुनते चलिएगा, आपके लिए इंपोर्टेंट है। एक लोकसभा सीट है, राज्यसभा का सीट इस लद्दाख में आपका नहीं है। राज्यसभा का सीट है नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक लोकसभा का सीट है और 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक लेह डिस्ट्रिक्ट है और एक कारगिल है। ये बात समझते चलिएगा। 2 डिस्ट्रिक्ट बनाया, एक लोकसभा सीट दिया, यहाँ पे विधानसभा नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ की जनसंख्या कितना है? इस लद्दाख की जनसंख्या लगभग आपका 2,72,73 के हजार के करीब करीब है। ठीक है, तो इतना तो बात समझते चलिएगा, क्योंकि जनसंख्या जब तक नहीं समझिएगा तब तक आपको यहाँ पे बात समझ में आएगा नहीं। तो क्या है ना कि जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब एक जगह था तो यहाँ पे जो है ना हमेशा
प्रोटेस्ट होता था, ये लोग का मांग होता था कि भैया हम लोग को अलग कर दो, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ज्यादातर लोग मुस्लिम लोग रहते हैं। और ये वाला एरिया में, जब लेह और लद्दाख वाला एरिया में देखेगा ना, यहाँ पे बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, यानी बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग। और ये जो कारगिल है, ये वाला एरिया में देखेगा तो यहाँ पे मुस्लिम है, मगर वो लोग क्या है, शिया मुस्लिम है, ठीक है, शिया मुस्लिम है। तो इन दोनों के बीच हमेशा, ये अलग होने से पहले इन दोनों के बीच हमेशा चलता था एक टकराव कि भाई इन लोग का अलग मांग होता था, इन लोग का अलग मांग होता था। जब इसको क्या कर दिया गया, इससे जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया ना, तो ये यहाँ पे जो शिया वाले मुस्लिम लोग हैं और यहाँ के जो लद्दाख के बुद्धिस्ट लोग हैं, ये लोग दोनों मिल गए। और मिलने के बाद जब 2019 में इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो इसके साथ एक वादा किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, सुनिए आप लोग को परेशान नहीं होना है, आप लोग अलग स्टेट का तो मांग कर ही रहे थे, आपको हम अलग कर दिए और आपका 6 शेड्यूल में आपको जगह देंगे। 6 मतलब 6वीं अनुसूची में। अब 6वीं अनुसूची क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए, भारतीय संविधान में 6वीं अनुसूची में यह बात कहा गया है, उसका 6वीं अनुसूची का एक नया पेज ले लेते हैं। इसको देखिए, 6ठी अनुसूची का कहने का मतलब यह है कि इस अनुसूची का उद्देश्य क्या है। इस अनुसूची का उद्देश्य ये है कि कोई भी क्षेत्र में मान लीजिए कि कोई भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो आपका आदिवासी जो आपका जनसंख्या है, आदिवासी आबादी है या अनुसूचित आबादी है, उस आबादी का भूमि हो या उसका नौकरी हो, यानी उसका रोजगार हो, या फिर उसका सांस्कृतिक जो भी अपना पहचान है, ठीक है, उस पहचान को क्या करना है, उस पहचान का संरक्षण करना है। किस अनुसूची के तहत कहा गया है, 6ठी अनुसूची के तहत। क्या कहिएगा कि किसी भी क्षेत्र का, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का, वो कोई भी क्षेत्र हो सकता है, उसका भूमि, उसका जमीन, उसका भाषा, उसका नौकरी और उसका सांस्कृतिक पहचान का क्या करेगा, रक्षा करेगा, संरक्षण प्रदान करेगा। कौन, 6ठी अनुसूची। और ये बात कहां से आता है, 6ठी अनुसूची में आर्टिकल है एक हमारे संविधान में, आर्टिकल कितना है, 244 आर्टिकल में कहा गया है कि ये आपका जो है आदिवासी क्षेत्रों में, ठीक है, जो जहां पे अनुसूचित जनजातियां हैं, ठीक है, वो क्या है ना कि उसके कल्याण के लिए, मतलब उसके कल्याण के लिए एक स्वायत्त परिषद का गठन कर सकता है। अनुच्छेद कितना, अनुसूची 6 में। तो स्वायत्त परिषद क्या है, स्वायत्त परिषद का कहने का मतलब ये हुआ, यानी अनुसूची 6 के अंतर्गत आर्टिकल मतलब संविधान के 244 में कहा गया है कि अनुसूची 6 के अंतर्गत जो भी लोग आएंगे उसके लिए एक स्वायत्त विकास परिषद का गठन किया जाएगा। अब ये स्वायत्त परिषद क्या है, स्वायत्त परिषद कहने का मतलब है, ये स्वायत्त परिषद को पहले बिल्कुल भी जान लीजिए। ये स्वायत्त परिषद का मतलब क्या है, ये स्वायत्त परिषद जो है, ये स्वायत्त विकास परिषद का मतलब क्या है, स्वायत्त विकास परिषद होता है। स्वायत्त विकास परिषद का मतलब ये होता है कि जहां पे भी आपका इस तरह से लोग रहते हैं, जो जनजातीय लोग रहते हैं, उसको अपना कानून बना सकता है। कौन कौन सा, अपना स्वायत्त मतलब खुद से अपना कानून बना सकता है अपने चीजों को संचालन के लिए। तो खुद के किसके लिए बनाएगा, अपना कृषि के लिए कानून बना सकता है, ठीक है, सबसे पहली बात है। दूसरी बात है, अपना भूमि के लिए कानून बना सकता है, अपना जंगल के लिए कानून बना सकता है, अपना रीति रिवाज के लिए कानून बना सकता है, अपना शादी विवाह के लिए कानून बना सकता है, ठीक है, और जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है उसके लिए कानून बना सकता है। और ये क्यों बना सकता है, क्योंकि सरकार चाहती है कि जहां पे भी अनुसूचित लोग हैं, ठीक है, जो आदिवासी लोग हैं, उसका जो कल्चर है, उनका सांस्कृतिक जो पहचान है, वो पहचान उसका बना हुआ है, ठीक है, मेन उद्देश्य यही है। और ये आर्टिकल में कहा गया, आर्टिकल कितना याद रखिएगा, बिल्कुल भी आपको बहुत बार पूछ लेता है और पूछ लीजिएगा। आर्टिकल 244 के तहत अनुसूची 6 में ये गठन करने का क्या है, मांग किया गया है। तो लद्दाख वाले लोग, जहां पे अभी आपको हम गए थे, तो लद्दाख वाले लोग, और नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसा राज्य है जहां पे आपको ये है जो अभी आपको हम बताएं, तो लद्दाख में आपको क्या बोले कि ये लोग अपना कल्चर को बचाने के लिए, अपने सांस्कृतिक चीज को बचाने के लिए बोला कि देखिए आप अगर हमको 6ठी अनुसूची में दे दीजिएगा तो हम लोग का जो भी चीज है यहाँ पे क्या है, संरक्षित रहेगा। क्योंकि सारे लोग यहाँ पे क्या रहते हैं भाई, जनजातीय लोग रहते हैं, इसका एक अलग अपना कल्चर है, उसका अलग अपना पहचान है, ठीक है। ये पहाड़ी क्षेत्र है, पता है ना, अगर पहाड़ वहाड़ सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो सब क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। जब से इसको अनुसूचित या सॉरी आपका यूटी बना है, यानी केंद्र शासित प्रदेश बना है, तो यहाँ पे क्या है ना कि केंद्र के द्वारा शासन, ठीक है, यानी लोगों के द्वारा नहीं। अब केंद्र के द्वारा शासन होगा, केंद्र द्वारा प्रशासित होगा कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री, तो यहाँ के जो भी लोग होंगे ब्यूरोक्रेट्स आएंगे, यानी जो भी सरकार का नौकर है, उसको ना यहाँ का भौगोलिक क्षेत्र का पता है, ना यहाँ का सांस्कृतिक चीज का पता है, यानी उसका कोई भी पहचान रहेगा, वो अपने हिसाब से शासन प्रशासन चलाएगा। और यहाँ के लोग का शासन प्रशासन में कोई हक हिस्सा नहीं होगा। अभी बोले हैं आपको सिर्फ लोकसभा में एक सीट है, राज्यसभा में इसका प्रतिनिधित्व है ही नहीं। और यहाँ पे क्या है ना कि इसको विधानसभा का भी कोई बात नहीं कहा गया है। तो कोई भी जगह का अगर आपको वहां का सांस्कृतिक चीजों को, पहचान को बनाए रखना हुआ है, मतलब बनाए रखना है, तो वहां पे क्या है ना, वहां का जो स्थानीय लोग है उसका शासन प्रशासन में भागीदारी होना जरूरी है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे मेन होता है हल्ला। तो यहाँ का मेन जो है 2 लोग हैं, ठीक है, एगो आपको तो समझ गया लद्दाख है और एगो लेह। तो लद्दाख की तरफ से जो कर रहा है, ठीक है, लद्दाख का क्या है ना, यहाँ पे 2 पार्टी है, दोनों पहले आपको बोला ना, शिया वाला मुस्लिम है, इधर बुद्धिस्ट लोग थे, दोनों में 2019 से पहले बनता नहीं था, मगर अभी दोनों यूनाइट हो गया है। एक है क्या आपका लेह एपेक्स बॉडी
ठीक है, और दूसरा कौन सा है, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये दोनों मिलकर के आपका बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहा है। अभी वहां पे -8 डिग्री चल रहा है, आप जान लीजिए। -8 डिग्री में सारे लोग रोड में उतर गए, जो अभी आपको हम फोटो दिखाए ना, ये वाला फोटो देख लीजिए, ये वाले फोटो में, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है बहुत ज्यादा वहां पे अभी आपका गड़बड़ चल रहा है। तो एक व्यक्ति है, सोनम वांगचुक के बारे में आप लोग सुने होइएगा, ठीक है। ये बहुत जो है प्रभावशाली आदमी है। ये कौन है, इसके बारे में बताते हैं। सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक को बोले समझ जाइए। 3 इडियट मूवी देखे होइएगा। 3 इडियट मूवी में आमिर खान जो है, एक देखिएगा स्कूल में बच्चे को लेके जो है वहां पे उसको पढ़ाई लिखाई कराते हैं, टीचर बनते हैं, ठीक है। तो वही सोनम वांगचुक का ही किरदार है वो। तो सोनम वांगचुक क्या है ना, कि अपने वहां पे के जो बच्चे हैं उसको एजुकेशन में, रोजगार के लिए, इन सब चीज के लिए वो उसका हमेशा एक अलग ही पहल रहता है। अभी भी जो आपका जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इस प्रोटेस्ट में आपका मुख्य 3 मांग को बिल्कुल भी याद रखिएगा। पहला मांग आपका क्या है कि भैया हमको पहले पूर्ण राज का दर्जा दीजिए, हम केंद्र शासित प्रदेश में नहीं रहेंगे। क्यों पूर्ण राज का दर्जा दीजिए? देने का कहने का मतलब है 2,72,73 मतलब 2,73,000 के करीब करीब यहाँ पे जनसंख्या है, और इस जनसंख्या का प्रतिनिधित्व ब्यूरोक्रेट से आके करेंगे। तो हमारा जो कल्चर है, जो चीज है, हमारा लोक शासन प्रशासन में वहां के स्थानीय लोग का जब तक हक हिस्सा नहीं होगा, तो वो क्या है ना कि वहां पे ना रोजगार मिलेगा, ना वहां का लोग का कुछ भी आजीविका जो भी चीज है, सारा चीज खतरे में रहेगा। बाहर से लोग आएंगे, केंद्र के द्वारा जो भी लोग आएंगे उसको क्या पता है कुछ के बारे में। तो पहले बात वही बात है आपको कि अलग राज मांग रहा है कि एक राज बना के दीजिए, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि हमको छठी अनुसूची में डालिए। छठी अनुसूची के बारे में आपको बता दिए हैं कि छठी अनुसूची में जाने में से क्या क्या फायदा है। उसके बाद तीसरी बात क्या है कि वहां पे जो है लोक सेवा आयोग का गठन कीजिए। जैसे देखिएगा बिहार में जैसे बीपीएससी है, यूपी में जैसे यूपीएससी है, और जगह में झारखंड में जाइएगा तो जेपीएससी है। उसी तरह से वहां क्या कर लोक सेवा आयोग का मांग कर रहा है। क्यों मांग कर रहा है कि लोक सेवा आयोग में वहां का अगर स्थानीय युवक है, पहले उसको रोजगार मिलेगा। दूसरी बात है, अगर वो वहां के प्रशासन में रहेगा, वहां पे नौकरी करेगा, तो वो उस एरिया के बारे में जान रहा है, तो वो बेहतर से बेहतर चीजें कर सकता है, ठीक है। तो ये 3 चीज इसका मुख्यतः मांग है कि हमको ये सारा चीज होना चाहिए, रोजगार को लेकर के और ये सारा चीज। तो इसमें ना बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। तो ये बात आ गया है टॉपिक में। टॉपिक में कहने का मतलब क्या है कि केंद्र सरकार के द्वारा पहले आपको तो बोला ही गया था, मतलब लद्दाख को बोला गया था कि आपको छठी अनुसूची में डालेंगे, मगर अब तक डाला नहीं है। तो बोला है 19 फरवरी का डेडलाइन दिया है, 19 फरवरी का डेडलाइन दिया है कि हम लोग जो है वहां पे जाके क्या करेंगे, केंद्र सरकार के साथ बातचीत करेंगे, आपका जो भी मांग है दिया जाएगा, ठीक है। तो इन सब सारे चीज को लेकर के वहां पे मुख्यतः बात हो रहा है। मेरे हिसाब से पूरा लद्दाख का कहानी समझ गए हैं कि लद्दाख में चल क्या क्या रहा है, ठीक है। तो वही है। तो ये 2 आदमी का, ये 2 जो है बॉडी का नाम याद रखेगा, लेह अपेक्स बॉडी, ठीक है। और ये बात जान लीजिए, अगर राज्य का दर्जा मिल जाता है लद्दाख को, ठीक है, तो लद्दाख भारत का सबसे छोटा, मतलब सबसे कम जनसंख्या वाला स्टेट आपका बन जाएगा, ठीक है। तो अभी सबसे कम जनसंख्या वाला स्टेट कौन है आपका? ये सिक्किम है, ठीक है। वहां पे लगभग वही 5.5 लाख के करीब करीब है, और यहाँ का जनसंख्या कितना है? 2,73,74,000 के करीब है। अभी देखिए हाल फिलहाल में आपका सुप्रीम कोर्ट बोला है कि जम्मू कश्मीर में, चलिए थोड़ा जम्मू कश्मीर के बारे में बताते हैं। जम्मू कश्मीर में क्या बोला था? जम्मू कश्मीर में बोला था, अभी डेडलाइन दिया है कितना, 31 सितंबर तक ना दिया, 30 सितंबर तक, 30 सितंबर 2024 तक बोला है कि आप जो है ना भैया यहाँ पे जो है इलेक्शन करवाइए, ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्शन जब हुआ था तो वो वादा किया था कि देखिए हम आप लोग को जो है छठी अनुसूची में डालेंगे, मगर यहाँ पे कुछ कर नहीं रहा है, तो लोग का ज्यादा प्रोटेस्ट हो गया है, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा एरिया देख लीजिएगा, ये इसको कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान वाला एरिया है, ये अक्साई चीन है, ठीक है। लद्दाख वाला एरिया मेन यही है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल भी समझते चलेंगे। तो लद्दाख में ये सब हो गया है जो हम लोग के लिए इंपोर्टेंट है। जो चीज आपको बताए हैं वहां से सारी चीज को आप निकाल लीजिए, ठीक है। चलते हैं आगे चले ना। तो देखिए, तो छठी अनुसूची समझ गए। तो छठी अनुसूची में क्या है कि छठी अनुसूची का मेन उद्देश्य ही यही है कि जो भी अनुसूचित जाति है या जनजातीय लोग है, ठीक है, उसका भूमि हो या उसका आपका नौकरी हो या उसका फिर सांस्कृतिक पहचान हो, उस चीज को क्या करना है, संरक्षण प्रदान करने का काम है। और इसी को लेकर के वो लोग मांग कर रहा है कि अपना स्वायत्त विकास परिषद का गठन करेगा, और विकास परिषद का गठन करेगा तो अपने से खुद से कानून बनाएगा। अभी आपको कहाँ पे है, तो देखिए ये आपका असम में है, ठीक है, मेघालय में है, मिजोरम में है, त्रिपुरा में। और ये याद रखिएगा ये कौन कमेटी की अनुशंसा पे बनाया था, तो बारदौली, ठीक है, बारदौली कमेटी आया था। बारदौली कमेटी के अनुशंसा पे आपको जो है ये आपका ये स्वायत्त विकास परिषद का गठन किया गया था, ठीक है। तो ये इन सब राज्यों में है। अब देखिए केंद्र सरकार सोचती है कि हम नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? अगर हम लद्दाख को दे देते हैं तो नॉर्थ ईस्ट के और सारे भी आपका स्टेट है, जैसे कौन है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, ये लोग भी मांग करेगा तो फिर हमको वहां पे देना पड़ेगा। तो इन सब चीज को लेकर के अभी उसको आगे पीछे कर रहा है, ठीक है। तो छठी अनुसूची समझ गए। छठी अनुसूची के मतलब कितना अनुच्छेद के तहत, तो 244 अनुच्छेद याद रखिएगा। 244 अनुच्छेद के तहत क्या करेंगे भैया, स्वायत्त विकास परिषद का गठन किया जाएगा। कितना के अंतर्गत, तो अनुसूची 6 के अंतर्गत, ठीक है। तो अनुसूची 6 में अभी कितना स्टेट है, तो क्या कहिएगा, 4 स्टेट है। अब अनुसूची 5 में आते हैं, तो अनुसूची 5 में क्या है ना, अनुसूचित जाति जनजाति के विकास के बारे में कहा गया। वहां पे स्वायत्त विकास के बारे में, स्वायत्त विकास परिषद के बारे में नहीं कहा गया। ये एक स्वायत्त विकास परिषद एक ऐसा परिषद है
कि यहाँ पे खुद का कानून खुद से बनाइए, अपने सांस्कृतिक चीज को आप संरक्षित रख सकते हैं, अपने बोली भाषा भूमि रीति रिवाज शादी विवाह का अपना कल्चर अपने हिसाब से कीजिए, अपना कानून बनाइए और अपना शासन खुद से चलाइए। ये सारा आपका इंपोर्टेंट बात था। चले आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसे दिया गया। देखिए ग्रैमी अवार्ड पहले ये जान लीजिए कि ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे पुराना अवार्ड है, और ये ग्रैमी सब जो आया ग्रामोफोन से आया। ग्रामोफोन क्या है, इसको एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं ना, नहीं कह सकते, जो रिकॉर्डर करता है, जो रिकॉर्ड प्लेयर नहीं होता है, ठीक है, तो इसका खुद किया था आपका थॉमस एडिसन ने। एडिसन के बारे में जानते हैं, बल्ब तो आप लोग को आता ही होगा, ठीक है, तो वही थॉमस एडिसन ने किया था, और उसी ग्रामोफोन से ही ग्रैमी अवार्ड आया, और ये अवार्ड दिया जाता है 1959 से 1959 से, ठीक है, और लॉस एंजलिस अमेरिका में दिया जाता है। तो इस बार 66वां आपका इसका जो है 66वां संस्करण हो रहा था, ठीक है, तो ये इतना बात जान लीजिएगा। तो ये अवार्ड पाने वाले सबसे पहले भारतीय हम लोग के जो है पंडित रविशंकर थे। पंडित रविशंकर के बारे में बिल्कुल भी भली भांति जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, ठीक है। 1968 में उसको ये अवार्ड दिया गया था, और वो 5 बार ये 5 अवार्ड जीत चुका है, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय आपका कौन थे, तो वही थे आपका पंडित रविशंकर जी थे, ठीक है। तो इस बार भी हो रहा था। तो इस बार क्या हुआ है ना कि हम लोग का भारतीय है, कौन है, शंकर महादेवन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, और एक व्यक्ति है, ठीक है, वायलिन वादक है गणेश, कौन है, राजगोपालन है। तो इसका भी नाम याद रखिएगा। इन लोग का एक एल्बम था दिस मूवमेंट, ठीक है, तो इन लोग का एक बैंड है, ठीक है, शक्ति बैंड। शक्ति बैंड है, समझे, इस शक्ति बैंड को याद रखिएगा, इस शक्ति बैंड है। इस शक्ति बैंड के जो है ना, इसका जो एल्बम है, उस एल्बम को 30 जून 2023 को जो है उस एल्बम को आपका लॉन्च किया गया था, जिसका नाम है दिस मूवमेंट। और इसी एल्बम को लेकर के लोग को इस बार जो है कौन सा बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड दिया गया है। इसमें कौन कौन कहिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, कौन है, तबला वादक है, और अभी हाल फिलहाल में आप लोग को बताए थे हम, तबला दिवस बताए थे। तबला दिवस मध्य प्रदेश सरकार रिकॉर्ड बना था गिनीज वर्ल्ड बुक में, ठीक है, 25 दिसंबर को, समझे, तो इसको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। तो तबला दिवस भी मध्य प्रदेश सरकार मना रही 25 दिसंबर को। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बोल रहे हैं, जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन कहिएगा, वो तबला बजाते हैं। शंकर महादेवन है, संगीतक हैं, और इसका नाम रखिएगा क्या है, वायलिन वादक है, कौन, गणेश राजगोपालन। इन लोग को दिया गया है उस जो एल्बम बना है, उस एल्बम में टोटल 8 गाना है, और इन लोग को मिल गया है कौन, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड। तो सबसे पहले भारतीय समझ गए, और अभी वाला समझ गए, यही याद रखिएगा ये टर्म, क्योंकि इसमें कई कैटेगरी होता है, और भी कैटेगरी के बारे में बताते हैं आपको। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक जो एल्बम होता है उसको दिया गया हम लोग दिस मोमेंट को लिए। और दिस मोमेंट कौन सा एल्बम है, तो क्या कहिएगा, शक्ति बैंड का है। शक्ति बैंड के लोग कौन से हैं, तो यही 3 लोग हैं, शंकर महादेवन है, जाकिर हुसैन है, और वायलिन वादक गणेश राजगोपालन है। और जाकिर हुसैन को और एक अवार्ड दिया गया, जो पश्तून, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में जाइएगा ना, उस वाले साइड में, तो उसका एक पश्तून आपका एक भाषा होता है, उस भाषा में भी टोटल उसको 3 अवार्ड मिला है। किसको, डॉक्टर ये क्या बोलते हैं, ये जाकिर हुसैन को, जो तबला वादक है, ठीक है। अब आइए मिडनाइट को क्या है ना, तो ये इसको मिला है एल्बम ऑफ द ईयर, ठीक है। मिडनाइट क्या है, एल्बम ऑफ द ईयर मिला है, और ये किसका है, टेलर स्विफ्ट का है, ठीक है। उसके बाद व्हाट वाज द आई मेड फॉर, इसको मिला है सॉन्ग ऑफ द ईयर, ठीक है। तो दोनों सॉन्ग ऑफ द ईयर, व्हाट वाज आई मेड फॉर, सॉन्ग ऑफ द ईयर, और इसको क्या कहिएगा, एल्बम ऑफ द ईयर मिडनाइट को दिया है, ठीक है। और ये आपका ये क्या है, ये फ्लावर्स है। फ्लावर्स को कौन सा अवार्ड मिला है, इसको भी मिला है, ठीक है। तो मुख्यतः हम लोग को 3 चीज याद रखेगा, सॉन्ग ऑफ द ईयर, व्हाट वाज आई मेड को मिला है, ठीक है। उसके बाद आपका सॉन्ग, ये एल्बम ऑफ द ईयर मिडनाइट को मिला है, ये किसका है, टेलर स्विफ्ट। चौथी बार रेगुलर इसको जीता है, कितना बार, चौथी बार रेगुलर, चौथी बार आपका ये अवार्ड पाया है टेलर स्विफ्ट। इस बार किसके लिए पाया है, मिडनाइट के लिए। तो ये बिल्कुल भी हम लोग के लिए क्या है, इंपोर्टेंट है। और फ्लावर्स क्या है, ये रिकॉर्ड ऑफ द ईयर है, याद आ गया है। ये फ्लावर्स क्या कहिएगा, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। तो 66वें ग्रैमी अवार्ड का रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसको मिला है, तो फ्लावर्स को। सॉन्ग ऑफ द ईयर किसको मिला है, व्हाट वाज आई मेड फॉर को, ठीक है। और सॉन्ग ऑफ ये एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला है, मिडनाइट को, ठीक है। मिडनाइट किसका है, टेलर स्विफ्ट का। और कौन भारतीय है इस बार, तो भारतीय आपके 2 व्यक्ति हैं, 2 नहीं 3 व्यक्ति कहिएगा। मेन शंकर महादेवन है, जाकिर हुसैन है, और वायलिन वादक कौन है, गणेश गोपालन है, ठीक है। तो ये वाला चीज हम लोग के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भारतीय संगीतक जयशंकर महादेवन, और तबला वादक कौन है, जाकिर हुसैन को दिस मूवमेंट फ्यूजन बैंड के लिए, ठीक है। तो उसका फ्यूजन, उसका बैंड का नाम क्या है, शक्ति बैंड है, ठीक है ना। उसी बैंड में दिस मूवमेंट उसका एल्बम है, उसमें 8 गाना था, 2023 में लॉन्च हुआ था, और फाइनली इस बार इसको ये अवार्ड दिया गया। और कोई खास नहीं है, जो बात था आपको हम पूरा बोल दिए। तो सबसे पुराना अभी हाल फिलहाल में आपका और कई अवार्ड वहां पे हुआ है। अभी ये हाल फिलहाल में आपका एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड हुआ था, ठीक है, जिसमें आपका ओपेनहाइमर को दिया था, ठीक है। फिर अभी आपको एमी अवार्ड बताए थे, आपको आज से कुछ दिन पहले हम बताए थे फिल्म फेयर अवार्ड, जो 12th फेल को दिया गया था, 12th फेल को दिया गया था ना आपका। अभी ये क्या बोलते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड, इसमें बेस्ट एक्टर का हीरो किसको, एनिमल के लिए दिया गया था, शायद ये रणबीर कपूर को, ठीक है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था आलिया भट्ट को, ठीक है। तो ये भी समझिएगा। और अभी हाल फिलहाल में आपका इफ्फी हुआ था, इफ्फी यानी इंडियन फिल्म
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आपका गोवा में हुआ था। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ये जो आपका एक आता है ना, कौन सा बोलते हैं, गोल्डन पिकॉक, ठीक है, वो अवार्ड दिया गया था। आपका ईरानी मूवी था, ठीक है, उसको कौन था वो मूवी, एंडलेस बॉर्डर, ठीक है, तो एंडलेस बॉर्डर को भी याद रखिएगा। अब्बास अमीनी में डायरेक्टेड फिल्म था, तो अब्बास अमीनी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया था। गोल्डन पिकॉक का अवार्ड आपका कौन मिला था, एंडलेस बॉर्डर को। तो इतना सारा चीज आपको याद रखना है। फिर आगे आपका होने वाला है कौन सा भैया, तो ऑस्कर अवार्ड होगा, वो 10 मार्च को होता है, ठीक है। और अपना टू किल ए टाइगर को इस बार नामित किया गया। ये सब भी हम बताए थे आपको। निशा पाहुजा के द्वारा डायरेक्टेड फिल्म है, कनाडा में बना था। झारखंड का कहानी, एक पिता और पत्नी का, सॉरी एक पिता और बेटी का, जो उसकी बेटी का जो है रेप कर लिया जाता है, तो कैसे वो कानूनी प्रक्रिया में परेशान रहता है, ठीक है। तो ये जितना भी टू किल ए टाइगर बिल्कुल भी याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट्री मूवी है, ऑस्कर अवार्ड के लिए क्या किया गया, नामित किया गया अभी 10 मार्च को होने वाला है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड बता दिए, एमी अवार्ड बता दिए, इफ्फी बता दिए, फिल्म फेयर भी बता दिए। फिल्म फेयर में 12 फॉल दिया गया था, ठीक है। चलें, और अपना बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम के लिए किसको दिया है, शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन याद रखिएगा, तबला, और तबला दिवस भी याद रखिएगा, क्योंकि देखिए अभी अवार्ड भी मिला है और मध्य प्रदेश गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल भी हुआ है। तो ये सब हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। चलें आगे बढ़े, बहुत सारा चीज हो गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, ठीक है। तो ये क्या है ना, स्पेस में सर्वाधिक रिकॉर्ड बनाया है, स्पेस मतलब क्या, अंतरिक्ष समझ जाइए, ठीक है, अंतरिक्ष स्टेशन है उधर। तो ये व्यक्ति है भैया रसिया, रोसकॉस्मोस एक आपका कहा अंतरिक्ष एजेंसी है, किसका, रूस का है। तो इसी ने जो है ना कितना दिन तक रहा है, 878 दिन तक, मतलब 2.5 साल के करीब करीब ये वहां पे बिताए हैं। ये कौन है भैया, ये ओलेग कोनेन्को है। कौन है, कोनेन्को है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी नाम याद रखेगा इसको, ओलेग कोनेन्को है, रशिया रोसकॉस्मोस की अंतरिक्ष एजेंसी है। ये पहले इंजीनियर थे, 2008 में सबसे पहली बार अंतरिक्ष में गए थे और जाके यहाँ पे एक लंबा समय का रहने का रिकॉर्ड मतलब बनाया है। पूछ लेता है कि सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में कौन बिताया, ठीक है, बहुत बार पूछा है सब क्वेश्चन। तो 878 दिन रहा है, लगभग 2.5 साल, कहाँ के, रोसकॉस्मोस के। चले आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे रुकने का कोई सवाल नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन भारी नहीं है। चले आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के संदर्भ में सही कथनों का विचार कीजिए। तो देखिए अभी ना उत्तर प्रदेश जो है अपना बजट पेश किया है क्या आपका, और ये बजट में जो है ना इस बार बहुत आज तक का यूपी के इतिहास में सबसे बड़ा बजट है। सबसे पहली बात है कितना भैया, कितना का है, तो 7.36 लाख करोड़ का है, यानी 7.36 लाख करोड़ का ये आपका बजट है इस बार, ठीक है। ये सब बात जाइए। और इसको पेश किसने किया है, तो सुरेश खन्ना वहां के वित्त मंत्री हैं, उसी के द्वारा पेश किया गया है। तो ये आपका स्टेटमेंट है और आपको इनमें से चुन करके बताना है कि कौन इनमें से सही है, ठीक है। तो ये बात हम, क्योंकि यूपी में अभी होने वाला है आपका क्या, महाकुंभ, मतलब कुंभ का मेला, पहली बात। और भगवान श्री राम का जो है मंदिर का जो वो हुआ है, तो वो हुआ ही है। तो इन सब चीजों के लिए ना बहुत ज्यादा बजट में इस बार प्रावधान किया गया है। जिसको लैपटॉप दिया जाता है उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। जो महिलाएं हैं, जो निराश्रित महिलाएं हैं, उसको पेंशन पहले 500 रुपया दिया जाता था, उसके लिए 1000 रुपया कर दिया गया है, ठीक है। तो इस बार यूपी का बजट थोड़ा सा स्पेशल है। और हाल फिलहाल में अभी आपको हम बताए थे कि सबसे अधिक जो है आपका जो है सबसे अधिक जीडीपी वाला कंट्री स्टेट कौन है, तो आपका महाराष्ट्र, दूसरा नंबर में आपका तमिलनाडु आता था, तीसरा नंबर में यूपी आता था। मगर इस बार हो गया उलट, फिर तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए यूपी दूसरे नंबर पे आ गया। तो अभी 2 नंबर जीडीपी के मामले में, पहले नंबर में महाराष्ट्र है और दूसरे नंबर में यूपी आ गया है। तो इसको भी याद रख सकते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के हम लोग के लिए यूपी इस बार स्पेशल है। तो यूपी का जो भी अगर इस तरह का चीज है तो याद रखिएगा। तो ये क्या है, राज्य का सबसे बड़ा बजट हो जाएगा, ठीक है, ये बात सही है, ठीक है। इसमें निराश्रित महिलाओं को योजना के लिए धनराशि कितना दिया है, 500 से बढ़ाकर 1000 कर दिया गया है। सुरेश खन्ना ने 2024-25 के लिए 7.36 लाख करोड़ का क्या किया है, बजट पेश किया। अभी केंद्र सरकार में जो अंतरिम बजट पेश हुआ था वो कितने का था भैया, तो वो 47 कितना था भैया, 47 लाख, ये ना था वो, 47,65,600 कितना था, हाँ 600 कितना था भैया, 668 कितना, 600, हाँ 600 कितना, 768 था ना, 768, ठीक है, इतना ही था, ठीक है। यानी 47.65 याद रखेगा या पूरा डाटा याद रखेगा, तो ये 47,65,768 करोड़ का बजट निर्मला सीतारमण अपना जो है अंतरिम बजट इस बार आपका 1 फरवरी को रखी थी। संविधान में कहीं पे भी बजट के बारे में बात नहीं है। क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, कितने अनुच्छेद में, 112 अनुच्छेद में। आपको हम बता दिए थे उस दिन, अभी हम आपको एमसीक्यू करके नहीं आपको अभी प्रोवाइड किए हैं, मगर कर देंगे, सारा चीज हम बना लिए हैं, ठीक है। तो उस दिन सारा चीज आपको राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, ठीक है, उसके बाद पूंजीगत आय, पूंजीगत में सारा चीज बता दिए थे, ठीक है। फिर एक बार वीडियो को देख लीजिए और हम एमसीक्यू आपको तो देने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन है। तो इस तरह से क्या है कि 1 2 3 ये सारा सही है। सबसे बड़ा बजट हो जाएगा, ठीक है, कितना का है, 7.36 लाख करोड़ रुपए का बजट है। तो यूपी क्या है ना आपका, कल ये बजट को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, घर, GHAR, घर, यानी गो होम एंड रीयूनाइट। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी बच्चे जो है ना, ये नाम से पता लग रहा है कि जो भी बच्चे मतलब मिसिंग है, एक जगह से दूसरे जगह भेजने का काम इस आपका जो है पोर्टल के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे सारा डिजिटली सारे चीज का सूचना होगा, कौन कहाँ है,
कि कहाँ पे फंसा हुआ है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, इन सब चीजों में बच्चा बहुत ज्यादा परेशान रहता है। तो उसी को लेकर ना आपका कल जो है हम लोग के महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, अभी आप जानते हैं बजट सत्र चल रहा है, तो बजट सत्र में जाके इसके बारे में बोले भी हैं और ये आपका आ गया है थोड़ा चर्चा में। तो पोर्टल को विकसित किया है आपका एनसीपीसीआर। ये क्या होता है एनसीपीसीआर का कहने का मतलब, इसको बोलते हैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसका स्थापना हुआ था 2005 में, ठीक है। इसी को कहते हैं एनसीपीआर, नेशनल चाइल्डहुड प्रोटेक्शन। तो एनसीपीसीआर के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। और इसी के द्वारा आपका ये काम हो रहा है। जो भी बच्चे फंसे हुए हैं, जो भी बच्चे को जो है डिजिटली एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरित करने का, क्योंकि रीयूनाइट का मतलब ही यही रीयूनाइट है, यूनाइट करना है भैया, ठीक है ना। जहाँ पे बच्चा कहीं तो कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, तो उसका हर चीज डाटा इस पोर्टल के माध्यम से होगा। आप वहाँ पे जो भी लोग पंजीकृत कर रहे हैं, जो भी लोग वहाँ पे अपना बात को बता रहे हैं, तो वो सारा चीज उसके लिए किया जाएगा। तो किसके द्वारा किया गया है एनसीपीसीआर, तो यही है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का स्थापना, याद रखिएगा 2005 में। इसमें जो है ये वैधानिक, ये क्या है भैया, एक वैधानिक बॉडी है, एक अधिनियम आया था आपका 2005 में, अधिनियम आया था। और अधिनियम के तहत ये जो है आपका क्या है, एक वैधानिक क्या है निकाय है 2000। इसमें क्या है ना कि बाल अधिकार के लिए जो भी है उसको इसमें आपका सारा चीज को ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो 2000 ये क्या बोलता है इस पोर्टल को, किशोर न्याय कानून। तो किशोर न्याय कानून कब आया था, ये सब पूछ लेता है। किशोर न्याय कानून, बाल अधिकार संरक्षण आयोग का स्थापना 2005 में, अधिनियम आया था 2005 में और आयोग बना 2005 में। और इसी के तहत जो है क्या कहिएगा, बाल किशोर न्याय कानून 2015 में आया था। तो ये किशोर न्याय कानून के तहत 2015 के तहत एनसीपीसीआर द्वारा ये पोर्टल आपका विकसित किया गया है। तो ये आपको लिए इंपोर्टेंट है, समझ गए। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब आइए ऊर्जा सप्ताह। देखिए भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन कहाँ किया गया है, ठीक है। तो भारत ऊर्जा सप्ताह ये अपने तरफ ये जो है इसका दूसरा संस्करण है। क्या कहिएगा, इसका दूसरा संस्करण है, ठीक है। पहला संस्करण पहली बार हुआ तो इससे पहले साल हुआ था, अभी जो है दूसरा संस्करण हो रहा है। और कहाँ हो रहा है, गोवा में हो रहा है। हम लोग के प्रधानमंत्री जी आज ही आपका जो है उद्घाटन होने वाला है। अच्छा खासा 17 देश के जो है ऊर्जा मंत्रालय आ रहे हैं। हर तरह के जो भी ऊर्जा के क्षेत्र में सारे चीज के बारे में यहाँ पे चीज बात होने वाला है, ठीक है। 6 से 9 फरवरी आप 2024 में गोवा में आपका हो रहा है, ठीक है। गोवा में प्रधानमंत्री मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे। बहुत सारे देश के लोग आ रहे हैं, ऊर्जा मंत्री आ रहे हैं, ठीक है। लगभग कितना 17 देश के ऊर्जा मंत्री आ रहे हैं। आप समझ जाइए 35,000 से अधिक लोग जो है इसमें प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। आज ही इसका उद्घाटन है, कहाँ पे हो रहा है, गोवा में हो रहा है। तो गोवा से संबंधित 3-4 चीजें अभी आपको बताए हैं। अभी गोवा में क्या हुआ था भैया, तो आपका खेल हुआ था, कौन, राष्ट्रीय खेल 37वां हुआ था ना, राष्ट्रीय खेल हुआ था, जिसमें अधिक महाराष्ट्र लेके गया। गोवा में अभी आपका इफ्फी हुआ था, इफ्फी ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो आपको बताए हैं, ठीक है। 54वां संस्करण हुआ था। यहाँ पे जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया था, माइकल डगलस को। और सर्वश्रेष्ठ मूवी गोल्डन पीकॉक किसको दिया गया था, तो एंडलेस बॉर्डर को। उसके डायरेक्टर कौन है, अब्बास अमीनी है, यही है गोवा, ठीक है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है भैया, तो कौन है भैया, वो क्या ना, प्रमोद सावंत है ना, प्रमोद सावंत है, ठीक है। तो ये गोवा लेके चलेगा, गोवा आपको गोवा चलिएगा तो फिर गोवा हो जाइएगा, ठीक है ना। गोवा में लोग जाना पसंद करते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रिगेडियर मार्क फिलिप, ठीक है। तो ब्रिगेडियर मार्क फिलिप आज ही जो है भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। और कल जो है फिजी के उप प्रधानमंत्री आए हैं, कौन है, विमान प्रसाद। तो ये बिल्कुल भी हम लोग को याद रखना है। विमान प्रसाद कहाँ के उप प्रधानमंत्री हैं, तो क्या कहिएगा, ये विमान प्रसाद है फिजी के। फिजी का राजधानी कहाँ है, तो सुवा है। और ये ब्रिगेडियर फिलिप कहाँ के, गयाना के, ठीक है। तो ये दोनों आदमी को हम लोग को जानना है, क्योंकि कोई भी जो है विदेशी यात्री अगर हमारे यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन कभी कल पूछ लिया जाते हैं। क्योंकि फिजी में आपका लास्ट टाइम राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन भी हुआ था, जानते हैं ना, हिंदी सम्मेलन चले फिजी। तो फिजी के उप प्रधानमंत्री आए हैं और ब्रिगेडियर मार्क फिलिप भी आए, ठीक है। तो यही आपका फिजी का राजधानी कहाँ है, सुवा है। यहीं पे हुआ था आपका विश्व हिंदी सम्मेलन, ठीक है। तो ये प्रशांत महासागर का देश है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा अभी आपका भूकंप भी आया था, ज्वालामुखी फटा था। फिजी हम लोग से एक अच्छा संबंध है। तो यहीं के उप प्रधानमंत्री कौन है, विमान प्रसाद है। और गयाना के कौन है, तो फिलिप जी है। तो ये सारा क्वेश्चन था आपका आज का, ठीक है। तो ये बजट है, ठीक है। यही है खन्ना जी, इसके द्वारा पेश किया है आपका यूपी का सबसे बड़ा बजट। और आपको लद्दाख के बारे में हम सारा चीज बता दिए हैं, 6 अनुसूची में क्या होता है, ठीक है। उस अनुसूची में क्या क्या प्रावधान किया गया है, ठीक है। और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो जो भी चीज बताते हैं ना, ये बहुत खोजबीन के बाद आपका क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये समझ जाइएगा। ये आपका समझ लीजिए पूरा दिन भर का पूरा सार संग्रह है, ठीक है। क्वेश्चन तो बनने का बहुत कुछ है। अब तो कोई नौकरी हो गया जिसका कोई मतलब नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा तो पढ़ते रहिएगा। ऐसा पढ़िए जो वेटेज हो, जहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। हमें हमेशा कोई भी चीज करना चाहिए उसका बैकग्राउंड को देखते हुए कि पहले इसका क्या चीज रहा है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चन ये तक था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग कल यानी 7 फरवरी को। तब तक के लिए नमस्कार।